नमस्कार, नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अप्रैल 2023 में हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क में अचानक एक बाघ दिखा। लोगों के लिए ये एक सुखद आश्चर्य था, क्योंकि करीब 110 साल बाद पहली बार यहाँ बाघ दिखाई दिया। यही स्थिति पश्चिम बंगाल के महानंदा और अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है। यहाँ भी लंबे अरसे बाद टाइगर दिखा। ये घटनाएं आज आम होती जा रही हैं। देश भर में बाघ नए नए इलाके तलाश रहे हैं और वहाँ अपनी नई रिहाइशगाह बनाते जा रहे हैं। भारत में बीते 5 दशक से चल रहे प्रोजेक्ट टाइगर का असर है कि आज इनकी गिनती बढ़कर 3,500 के पार पहुँच चुकी है। इस उपलब्धि ने जहां बाघ संरक्षण की दिशा में एक उम्मीद जगाई है, वहीं कुछ नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। आज टाइगर नए नए इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं और यहां इंसानों से इनका टकराव भी हो रहा है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियों पर और संरक्षण की दिशा में आ रही चुनौतियों पर। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। गोविंद सागर भारद्वाज जी, आप NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अमित मलिक जी, आप NTCA के फॉर्मर IG हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद। भारद्वाज साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आखिर बाघ का संरक्षण जो है वो क्यों ज़रूरी है और इसको बचाने के लिए आखिर हमें क्यों इतने जतन करने चाहिए? देखिए, जैसे सब जानते हैं, साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका कि ये टॉप कार्निवोर इकोसिस्टम, साइंटिफिक बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि जंगल का एक उसकी पिरामिड होती है कि उसको फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन पिरामिड के ऊपर टॉप में बैठता है जी। ये पूरा का पूरा टॉप कार्निवोर होने से पूरा का पूरा हर्बीवोर्स को कंट्रोल करता है। हर्बीवोर्स कंट्रोल करते हैं वेजिटेशन, तो यानी पूरा इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं। अगर हम बाघ का संरक्षण करेंगे तो जंगल का संरक्षण होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि बाघ इज़ कंसिडर्ड एज द पल्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो अगर बाघ को बचाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक कीस्टोन स्पीशीज़ ही नहीं है, ये कैरिस्मेटिक स्पीशीज़ भी है, इसको एक फ्लैग बेरर स्पीशीज़ है। अगर इसको बचाएंगे तो सारा का सारा जंगल भी अपने आप बचेगा। क्योंकि इसको बचाने के लिए हम इसका हैबिटेट मैनेजमेंट करेंगे, गांव वालों के साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, उनका प्रेशर जंगलों में कम करेंगे। ये सारे के सारे इस बहुत बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब बाघ का संरक्षण करते हैं तो सारा का सारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ साथ वहाँ की जो जैव विविधता है, जो उनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो सारी की सारी बचती है। इसलिए बाघ का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के उसमें उसके तहत किया जा रहा है। बाघ का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, आपका मानना है। डॉक्टर मलिक, चूँकि आप NTCA में बतौर IG रहे हैं और आपने काफ़ी काम अंजाम दिया है NTCA में, मैं प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे 5 दशक के सफ़र की अगर मैं बात करूं तो इसके सफ़र को आप कैसे देखते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर, जैसा आप जानते हैं कि 1972 में इसकी शुरुआत हुई जी। और जो 5 दशक की जो जर्नी है, उस समय हमारा बाघों का जो नंबर था वो बहुत ही कम हो चुका था। और जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ अप्रोच जो साहब ने अभी बताया, गोविंद साहब ने, कि एपेक्स प्रेडेटर को फ्लैगशिप स्पीशीज़ मानते हुए इसका संरक्षण किया जाए, वो उस समय ये कॉन्सेप्ट आया और प्रोजेक्ट टाइगर 72 के बाद चालू हुआ। लेकिन 2005 के आसपास सरिस्का और जैसे पन्ना में टाइगर एकदम लुप्त हो गए। उस समय एक टाइगर टास्क फोर्स बना और उसके तहत बहुत रोबस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए टाइगर संरक्षण के लिए। एक इस तरह का एक थॉट प्रोसेस हुआ और ये टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन बना। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन नहीं बना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट के तहत इसमें लीगल पावर्स भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन को मिले। तो ये जो जर्नी है इस जो हमारी
इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम बताएं, जैसे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हर 4 साल में होता है, उसका जो इसको करने का विषय सिर्फ नंबर्स गिनना नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैनेजमेंट, इसका टाइगर बियरिंग एरियाज़ में टाइगर रिजर्व्स के अलावा भी कहाँ कहाँ पे किस तरह से हो रहा है, वो एक उद्देश्य रहता है। कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना कंजर्वेशन में, वो एक बात हुई। फिर रिसर्च, मॉनिटरिंग, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम एक एम स्ट्राइप्स की बात करें, स्मार्ट पेट्रोल जो आज की डेट में हम करते हैं, वो भी शुरू हुई, जिससे कि जब हमारे फुट सोल्जर्स जाते हैं वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जो मोबाइल ऐप है, जिसके तहत वो पूरा ट्रैक लॉग, प्रोटेक्शन तो होता ही होता है। उस दौरान अगर वो टाइगर या कोई भी जानवर देखते हैं या कोई भी इलिसिट एक्टिविटी देखते हैं, वो रिकॉर्ड भी होता है जी। तो ये सारी चीज़ें, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ें इस 5 दशक जो हमारे गए इसमें हुआ, देखने को मिली। हाँ। और एक चीज़ और हुआ, जो ये हमारा एक्सपीरियंस, इस दौरान हमने जो टाइगर्स को रिवाइल्ड करना, टाइगर्स जो स्ट्रे करते हैं उनको रिवाइल्ड करके फिर छोड़ना, जो लो डेंसिटी एरियाज़ में हाई डेंसिटी एरियाज़ से टाइगर्स को एक्टिव मैनेज करके रीपॉपुलेट करना, ये सारी चीज़ें हुई। और इसीलिए आज इंडिया 70% से अधिक टाइगर्स, वाइल्ड टाइगर्स इंडिया में है, और हम वर्ल्ड लीडर हैं इसमें। और इसके वजह से एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, वो इसीलिए क्योंकि जो ये एक्सपर्टाइज है उसको बाकी 7 स्पीशीज़ में भी हम दुनिया के जो और देश हैं उसका देशों को हेल्प कर सकें। और ये हम जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे हम जो अलग अलग स्पीशीज़ जो है बिग कैट्स की रिकवरी में हम योगदान दे सकें। भारद्वाज साहब, चूँकि बहुत कम उम्री में आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हुए और अभी आप NTCA के मेंबर सेक्रेटरी हैं, आप ने बहुत करीब से टाइगर को देखा भी 1997 की बात है, वो स्टोरी पब्लिक डोमेन में है। किस तरह का अनुभव भी आप कर रहा, और मैं चुनौतियों का जिक्र करना चाहूँगा। इस जो 5 दशक का सफ़र रहा जिसका जिक्र डॉक्टर मलिक साहब ने किया, तो मैं चुनौतियों पर फोकस करूँगा। किस तरह की चुनौतियाँ रहीं इस दौरान NTCA की जो है? रहा चुनौती का सवाल, मैं जस्ट पहले डॉक्टर मलिक को सप्लीमेंट करता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि एक जैसे आप शुरुआती से कि प्रोजेक्ट टाइगर अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल एक स्पीशीज़ ओरिएंटेड प्रोग्राम रहा है, जो हमारे पास जब हम्बल बिगिनिंग जो 1970 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करते सब 9 टाइगर रिजर्व थे। अब हमारे पास हमारे देश में करीब 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अब रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व MP में नोटिफाई हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चुनौतियां जो हमें देखने मिल रही हैं, वो चुनौतियां ये हैं कि अभी हमारा 2022 का जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बेसिस पे जो हमारा स्टेटस सर्वे हुआ था, उसके तहत जो आंकड़ा आया था करीब 3682 टाइगर्स हैं हमारे पास। करीब उसकी 30 से 40% जो पॉपुलेशन टाइगर्स हैं आउटसाइड टाइगर रिजर्व हैं। आउटसाइड टाइगर रिजर्व तो है ही है एरियाज, जिसका एरिया करीब 85,000 स्क्वायर किलोमीटर है पूरे देश में, 58 टाइगर रिजर्व का। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम है, जो 30 to 40% टाइगर रिजर्व से बाहर हैं, चाहे टेरिटोरियल एरियाज में है, चाहे बाकी सेंचुरीज में या रेवेन्यू एरियाज में, वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा करता है। अंदर तो वी डू हैव वेरी अच्छा हमारा फॉरेस्ट का तंत्र है, वहाँ के फील्ड डायरेक्टर्स हैं, स्टाफ बिल्कुल वेल ट्रेंड है, लेकिन बाहर हालांकि ट्रेंड है बट उसके लिए इतने सेंसिटाइज नहीं है जितने हमें टाइगर रिजर्व में है। तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहती है। टाइगर्स बाहर प्रे बेस की कमी भी है। प्रे बेस मीन्स की जो नेचुरल उनका जो खाने के जो नेचुरल जो मृग होते हैं, जैसे आपके सांबर, चीतल, वो कम होते हैं। इसके कारण कई बार वहाँ पे लोकल जो लाइफ स्टॉक है, चाहे गाय है, बछड़ा है, उस पर अटैक करता है। और ग्रामवासी इसको बचाने के लिए अगर प्रयत्न करते तो कई बार उन पर भी अटैक हो जाता है। रिसेंटली अभी आपको ध्यान में आया होगा कि कुछ सेंट्रल इंडिया में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी रही है, और जैसे वायनाड में, केरला में बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो रहेगा। इसका सबसे बड़ा मुख्य और एक और कारण भी है कि हमारा क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी
थोड़ा सा इनमें फ्रेगमेंटेशन फॉरेस्ट हो रहा है। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा विकास, देश का विकास भी ज़रूरी है। इसको बैलेंस रखते हुए कैसे इस चुनौती का सामना करना, इसी के लिए आज की तारीख में मंत्रालय और हमारे जो यहाँ पर फील्ड में फॉरेस्ट ऑफिसर्स और इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। जी, सबसे बड़ा जो इसमें ज़रूरत है कि लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे इन्वॉल्व करें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहता है। इनको सेंसिटाइजेशन करना, मास अवेयरनेस करना और बाकी प्रोग्राम के तहत इनको अवेयर करना किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मलिक, मेरा सवाल ये है कि भारत में बाघों के बढ़ने और बचने के पीछे क्या आप सिर्फ कानूनी प्रयास को ही मानते हैं या कोई और प्रयासों का भी जिक्र करना चाहेंगे आप? तो इसी से एक्चुअली आपके पिछले क्वेश्चन के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो एक तो जैसा आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का जो हमारा है सबसे स्ट्रिंजेंट है, वो तो एक चीज़ है ही है। और हमारे जो टाइगर रिजर्व्स के जो मैनेजमेंट हैं, एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान जिसमें प्रोटेक्शन का एक ख़ास जिगर रहता है, जो जिसके तहत स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी हैं कई स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन एफर्ट तो रहा ही है, लेकिन इसके साथ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहा कम्युनिटीज़ के साथ, इको डेवलपमेंट कमिटीज़ बनाई, पार्क के साथ लोगों का रिलेशनशिप, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, मतलब कि प्रोटेक्शन वॉचर्स या वहाँ पे इको टूरिज़्म के तहत उनको एंगेजमेंट मिलना या उनको महिलाओं को जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना। पार्क के साथ ये जो इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत बहुत लोगों से मैनेजमेंट जुड़ा, और इस वजह से जो है एक और चीज़ है, 140 बिलियन अगर हमारी जनसंख्या है, लेकिन इसी देश में टाइगर कल्चर के साथ, रिलीजन के साथ और हमारे एथिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो रेजिलियंस है लोगों का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो टाइगर को बचा पाया। टाइगर और लोग इसी जगह एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेट भी रहा है प्रोटेक्शन के अलावा। भोपाल का अर्बन टाइगर का भी एक जी, बहुत उदाहरण रहा है। टाइगर जी भारद्वाज साहब, चूँकि ये जो बाघों के संरक्षण की चर्चा हम कर रहे हैं और 5 दशक का जो सफ़र रहा, आज हम कहाँ खड़े हैं उसका भी जिक्र आप लोगों ने किया, आपको क्या लगता है कि जो जिस दिशा में सरकार बाघों का संरक्षण कर रही है, तो क्या जो दूसरी प्रजातियों का संरक्षण है वो किस तरह से सुनिश्चित हो पाता है? क्या उसके लिए किसी और मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी या बाघ का संरक्षण ही काफ़ी है दूसरी प्रजातियों के संरक्षण करने की दिशा में? जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि टाइगर जो है, बाघ जो है, टॉप प्रेडेटर फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है, ये फॉरेस्ट में ज़्यादा रहता है। ठीक है, रहा सवाल जो इस जंगल का फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, उसकी सारी की सारी प्रजातियाँ अपने आप कंजर्व हो जाएगी अगर हम बाघ का संरक्षण करते हैं, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट बच रहा है। फॉरेस्ट बचेगा तो पूरी बायोडाइवर्सिटी बचेगी। तो ये तो पक्की बात है कि बाघ का संरक्षण करेंगे एज एन अम्ब्रेला स्पीशीज, एज ए फ्लैग अम्ब्रेला। इसके अम्ब्रेला के नीचे बाकी सारी स्पीशीज बच जाएगी। ठीक है, आगे सब संरक्षण करते हैं। लेकिन हमारे कुछ और भी इकोसिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वहाँ पर ज़्यादातर बाघ उन एरियाज में नहीं आ पाते जिनको वंस बोलते हैं ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे आपका जैसलमेर का एरिया हुआ है, जैसे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम है, वहाँ पर दूसरी हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट चीता जो हमने लॉन्च किया हमने 2 साल पहले 3 साल पहले, वो सिर्फ ग्रासलैंड इकोसिस्टम और उसकी प्रजाति उन्होंने किया हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल तय है, ये प्रूव भी हो चुका है, जहाँ जहाँ बाघ संरक्षण हुआ है उस जंगल की बाकी स्पीशीज का संरक्षण उस जंगल की और उसके आसपास की जगहों का कायाकल्प हो गया है। आपके कहने का मकसद ये है। डॉक्टर मलिक, मेरा सवाल ये है कि जो बाघों की संख्या की आपने जिक्र किया, संरक्षण की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जो इनका हैबिटेट है एक तरीके से, जो रिहाइशगाह है बाघों का, इनके संरक्षण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो जाहिर है कि अगर बाघ को हमको अगर संरक्षण देना है तो उसके लिए हिरन, ग्रासलैंड्स, हिरन के लिए खाना, पानी, तो जो हम एक बहुत ही
साइंटिफिक तरीके से, रोबस्ट तरीके से जो मैनेज करते हैं हैबिटेट मैनेजमेंट, जहाँ पे ग्रासलैंड्स का मैनेज करना, अगर कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ है जैसे लैंटेना हम जानते हैं जो एरियाज़ को नष्ट करता है, उसको हम मैनेज करके निकाल के उनको ग्रासलैंड्स में वापस लाना। वाटर की अवेलेबिलिटी, जो हम वाटरशेड मैनेजमेंट के तहत जो नेचुरल वाटर सिस्टम है उसका रिचार्ज पीरियड बढ़ाना, वाटर होल्स का जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो करना। तो जो बाघों का जो हैबिटेट्स, खासकर ये सारी एक्टिविटीज़ हम कोर जोन में करते हैं। तो एक एक्चुअली टाइगर रिजर्व में कोर जोन, बफर जोन होता है। बफर जोन जो बाहर की तरफ जो मल्टी यूटिलिटी एरिया होता है, जहाँ पे लोग भी कभी गए या इको टूरिज्म एक्टिविटी हुई। लेकिन कोर जोन जो इनवायलेट होता है वहाँ पे तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि जिससे कि हम मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको अंदर हम रख सकें और वहाँ पे इसका सारा जो हैबिटेट सुरक्षित हो और जो बाघों की संख्या वहाँ पे कंटेन रहे। तो उस पे खास एक ध्यान दिया जाता है और हैबिटेट मैनेजमेंट हर जगह किया जाता है। भारद्वाज साहब, आजकल चूँकि देश के कोने कोने में बाघों को देखने की खबरें आम हो रही हैं, वो अपने संरक्षित क्षेत्रों से निकल करके नए नए इलाके तलाश रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि इन खबरों से लोग रोमांचित भी हो रहे हैं काफ़ी, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये इसी जो हमारे बाहर जो टाइगर जा रहे हैं, जो इनका रेंज बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ी, साथ में बाघों का बाहर जाना या पलायन करना, इसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसको प्रोजेक्ट TOTR, बाघों का संरक्षण बाहर कैसे किया जाए। तो हमने मंत्रालय में हम सब ने मिलके अब प्रोजेक्ट TOTR, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, जो बाहर भाग जा रहे हैं उनको कैसे मैनेज करें, कैसे कन्फ्लिक्ट कम करें और कैसे लोगों को इन्वॉल्व करें उनको बचाने के लिए, ये एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत जो हमारी मेजर एक्टिविटी जो होगी वो होगी एक कि जो बाघ बाहर चले जा रहे हैं टेरिटोरियल एरियाज़ पे या गांव की तरफ या दूसरी साइड से जो टाइगर रिजर्व नहीं है, वहाँ पर एक तो उनकी मॉनिटरिंग करना, जैसे एम्स टाइप बताया डॉक्टर मलिक ने, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उनका मॉनिटरिंग करना। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए लोकल यूथ को इन्वॉल्व करना, लोकल यूथ जो जहाँ पर उनको एम्प्लॉय करके। दूसरा, वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट करना। अवेयरनेस मीन्स गांव वालों के साथ बैठ के करना, वहाँ पर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना और उनके साथ बातचीत करके उनको ये बताना किस तरीके से बाघ का संरक्षण बिना उसके अहिसेब कर सकते हैं। तीसरा ये कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार करना, कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्ट करेगा, चाहे उसके पास उनको इक्विप करना उसके लिए रेस्क्यू वैन्स देने के लिए, चाहे उनके लिए ट्रैंकुलाइजेशन इक्विपमेंट देने के लिए, ये सारे के सारे पूरा इक्विप करने का हमारा पूरा का पूरा एक स्कीम है इसमें। तो जिस तरीके से बाघों की जो नई स्कीम PM साहब ने जिसका अनाउंस किया उसका जिक्र किया, मेरा सवाल ये है मलिक साहब कि जो मानव और बाघों का संघर्ष बढ़ रहा है केरल, उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में देखने को मिला, उसका जिक्र आप कैसे करना चाहेंगे? आखिर ये कन्फ्लिक्ट कब तक चलता रहेगा और कब इस पर विराम लगेगा एक तरीके से? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ है जो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दी हुई हैं, निकाली हुई हैं, और उसमें एक है जो जिस तरह से बाघ अगर स्ट्रे कर जाएं और ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आए तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको किस तरह से ट्रैंकुलाइज करके उसको ले जाना या उसको कॉलर करना, इसकी सारी प्रतिक्रिया एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बनी हुई है। लेकिन जो आपने बताया, ये जो इस तरह की सिचुएशन जब आती है उस समय देखा गया है कि बहुत कभी अगर मानहानि हुआ, किसी तरह की घटना घटती है तो बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है। उसके लिए एक चीज़ जो साहब ने भी बताया, एक अवेयरनेस क्रिएशन पहले से, हमारी जो RRTs हैं, जो रैपिड रिस्पांस टीम्स, उनका होना, गांव वालों के साथ एक गांव वालों के साथ एक पहले से अलर्ट सिस्टम के लिए उनको एक कॉन्फिडेंस में लेना, ये सारी चीज़ें। और सारे टाइगर रिजर्व्स में वेटनेरियंस हैं, सारे टाइगर रिजर्व्स अगर ज़रूरत पड़ता है तो डिस्ट्रिक्ट वेटनेरियंस को भी लिया जाता है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑलरेडी इन प्लेस है,
और ये जो टाइगर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, एक चीज़ बताना ज़रूरी होगा कि ये टाइगर्स जो हैं या तो यंग हैं कई, जो एक सोर्स एरिया से दूसरे सोर्स एरिया जाना चाहते हैं, तो ये कॉरिडोर्स का यूज़ करते हुए या नाला खलियान जाते हुए ये ट्रांजिट करते हैं। कई टाइगर्स 100-100 किलोमीटर से ज़्यादा तय करते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल जाते भी हैं। कई ऐसे टाइगर्स हैं जो ओल्ड हैं, पुश हो गए हैं, वो कभी कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन एक इस तरह की है जो हम गाँव वालों के साथ कॉन्स्टेंटली बता के इसकी हम उपचार करने का पूरा प्रयास रहता है, और ये ट्रेंड भी हैं हमारे जो टाइगर रिजर्व के स्टाफ। भारद्वाज साहब, चूँकि संक्षेप में बदलता युग जो बदल रहा है, ये जलवायु परिवर्तन का दौर है, तो बाघ संरक्षण की दिशा में जलवायु परिवर्तन के लिहाज से आप क्या चुनौतियाँ देखते हैं? बाघ संरक्षण को देखते हैं तो ये जलवायु परिवर्तन का एक मिटिगेशन बोलेंगे ना, मेजर माना जाए कि जहाँ जिस टाइगर रिजर्व में किसी क्षेत्र में लैंडस्केप जहाँ बाघ को संरक्षण कर रहे हैं, पूरा लैंडस्केप बच रहा है। अगर पूरा लैंडस्केप बचेगा तो पूरी कार्बन लॉक हो रिएक्शन से पूरा जंगल बचेगा, पूरा जंगल बचेगा नेचुरली, तो कार्बन वहाँ पर मिनिमम रिलीज होगी। और सबसे जो उसका फ़ायदा जो है बाघ का संरक्षण से, वो है वहाँ का पानी के स्रोतों का। जहाँ जंगल अच्छे स्वस्थ हैं, अच्छे बचे हुए हैं, वहाँ के जो जल स्रोत है, पानी जो बह रहा है, पानी हमेशा बहता रहेगा और पेरिनियल स्ट्रीम्स रहेंगी वहाँ पर। ये आने वाले जलवायु परिवर्तन के साथ जो पानी कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अपने आप में उसमें योगदान देगा हमारा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। मलिक साहब, संक्षेप में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि चूँकि ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके से बाघ और मानव का संघर्ष देखा गया है, वो अपने जो सोर्स एरिया है उससे हट करके वो नए रिहाइशगाह तलाश रहे हैं। तो ऐसे में AI के माध्यम से कुछ भविष्य में इस तरह का टूल आने की संभावना है जिससे वो पूरा मॉनिटरिंग कर सकें उस पर्टिकुलर एरिया में, और जिससे जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जाने से बच सकें? कुछ इस तरह की संभावना नज़र आती है आपको? तो बहुत ही बढ़िया सवाल ये। अभी अगर देखें एट प्रेजेंट टाइगर रिजर्व्स के क्रिटिकल एरियाज़ में, वल्नरेबल एरियाज़ में हाई मास्ट कैमरास ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो कि कई तो कंट्रोल रहता है कंट्रोल रूम से, और इसका सारा 360 डिग्री का जो एक्टिविटी है कंट्रोल रूम में आज की डेट में भी आता है। मोस्ट ऑफ द कई बड़े टाइगर रिजर्व्स या इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में ऑलरेडी ये है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो AI enabled कैमरास भी, जैसे हमारे प्रोजेक्ट चीता के इसमें ऐसे कैमरास हैं जो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी होती है तो उसके साथ वो कैमरास चलते हैं। तो ये उससे फ़ायदा ये होता है कि एक अलर्ट कंट्रोल रूम के थ्रू एक अलर्ट सिस्टम मतलब एक्टिविटी दिखती है, लेकिन ग्राउंड में उसको एड्रेस करने के लिए तो जो ह्यूमन इंटरफेरेंस या जो आपकी ग्राउंड टीम है उसको जाके ही उसको एड्रेस करना पड़ता है। तो ये एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, ये कर रहे हैं ऑलरेडी, फ़ायदा भविष्य में हमको मिल सकता है। और जो हमारा आज नंबर है, ये वाला जो 3,000 साढ़े 3,000 का जो नंबर है, इसमें हमारे मतलब आप समझिए 3,400 तो इमेजेस हैं इंडिविजुअल टाइगर्स के जो कैमरा ट्रैप्स से, और ये जो नंबर्स हैं इस कैनॉट बी चैलेंज्ड। सो ये सारा जो है एक सॉफ्टवेयर के तहत आइडेंटिफाई होके इंडिविजुअल टाइगर्स को अलग अलग, सो हम लोग इस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। चूँकि समय की बंदिश भी है, हमें शो यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। तो पारिस्थितिकी पिरामिड और आहार श्रृंखला में बाघ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज बाघ संरक्षण केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। इनके संरक्षण के अभाव में हमें बाघ से मिलने वाले फ़ायदों से वंचित रहना पड़ सकता है। लिहाजा बाघों का संरक्षण न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।